हैं यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली यहाँ पर क्लासिफिकेशन मॉडल है और दोस्तों ये यूज़ किया जाता है, ये एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन करने के लिए। अब क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम लोगों ने रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों चीज़ों को यहाँ पर समझ लिया। अब क्लासिफिकेशन को हम लोग यहाँ पर समझते हैं बेसिकली यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है और क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम क्लासीफाई करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि बिटवीन टू वेरिएबल्स यानी कि जो कैटेगरीज होंगी, जो क्लासेस होंगी, उनके अंदर से चीज़ों को जो है यहाँ पर क्लस्टर आउट करेगा, उन को हम लोग जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम या फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स को काम में लेते हैं। और जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो एक क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं अपने डेटा के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पर इस डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन भाई मुझे बोलती है द लॉजिस्टिक मॉडल इज यूज्ड टू मॉडल द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन क्लास और इवेंट एग्जिस्टिंग सच एज pass, fail, win, lose, alive, dead or healthy, sick. This can be extended to model several classes of events such as determining whether an image contain a cat, dog, lion. तो अब हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं कि भाई जो लॉजिस्टिक मॉडल है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस, यानी कि कितने चांसेस होंगे जीतने के, कितने चांसेस होंगे हारने के। अब मान लो कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्टेन क्लास को लूँ या फिर एक इवेंट लूँ जिसके अंदर आप मान लो पास फेल, तो प्रोबेबिलिटी यानी कि मान लो अगर जो स्टूडेंट है वो पेपर्स अच्छे देगा तो उसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। अगर जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट अगर पेपर्स को सही नहीं देगा तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी चांस है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो एक तरह का चांस है, यानी कि कितना परसेंट चांस है जीतने का, कितना परसेंट चांस है हारने का, कितना परसेंट चांस है पास होने का, कितना परसेंट चांस है फेल होने का। तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है। अब जिस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि स्टूडेंट अगर यहाँ पर अच्छे पेपर्स देगा तो इसका मतलब ये है कि उसके जो पास होने की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसी तरीके से स्टूडेंट पेपर काफ़ी ज़्यादा ख़राब देगा या फिर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रिपरेशन सही से नहीं करेगा तो ऐसे में उनके फेल होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ऐसे में इसी तरीके से अगर आपको मैं यहाँ पर और एग्जाम्पल्स दूँ तो जिस तरीके से आपको यहाँ दिख रहा विन और लूज, तो मान लो कि आपके पास जो है यहाँ पर इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच है और दोस्तों उन दोनों के मैच के बीच में आपके पास मान लो विराट कोहली या फिर मान लो आपके पास जो यहाँ पर धोनी है, उन्होंने जो है आपके पास जो है जीतने के लिए मान लो उन्होंने टारगेट दिया है 500 का। अब 500 का टारगेट उन्होंने दिया है तो मान लो विराट कोहली ने जो है यहाँ पर 100 या फिर मान लो यहाँ पर 70 जो है यहाँ पर रन्स बनाए। अगर विराट कोहली ने 70 रन्स बनाए तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मान लो विराट कोहली 25 या फिर मान लो 50 पे आउट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ऐसे में जो है ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली चांस है। प्रोबेबिलिटी क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी में दो क्लासेस के बीच में चांसेस बताते हैं, कितना परसेंट चांस जीतने का है, कितना परसेंट चांस हारने का है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो कि हमारे सामने परफॉर्म की जा रही है। तो इसी तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी के हिसाब से विन, लूज, पास, फेल, अलाइव, डेड और हेल्दी, सिक, यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी चांस है और सिचुएशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर डिटरमिन करेगी। मतलब मान लो कि अगर यहाँ पर मैं ज़्यादा जंक फूड खाता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं सिक हो सकता हूँ, यानी कि मैं बीमार हो सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पर मान लो वेजिटेबल्स खाता हूँ या फिर अच्छी हेल्दी यहाँ पर फ्रूट्स खाता हूँ तो ऐसे में क्या है, ऐसे में मेरे हेल्दी रहने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी एक चांस होता है और दोस्तों ये चांस परसेंटेज में होता है कि हमारे पास यहाँ पर चांस होगा कि इतना परसेंट प्रोबेबिलिटी यानी कि इतना परसेंट चांस है अगर ये सिचुएशन हो रही है, अगर ये सिचुएशन हो रही है तो इतना परसेंट चांस नहीं है। तो इस तरीके से सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि किस तरीके से की जो सिचुएशन है वो हमारे सामने यहाँ पर प्रेजेंट है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर हम लोग एक्शन ले सकते हैं। तो क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है और दोस्तों क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का काम ये होता है डेटा में से दो अलग अलग कॉलम्स के
बीच में दो अलग अलग क्लासेस को क्लासीफाई करना है। यानी कि मान लो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मेल्स और फीमेल्स की, तो मेल्स और फीमेल्स क्योंकि अभी यहाँ पर मिक्सिंग है, लेकिन अगर मुझे अलग अलग करना है, मतलब मेल्स को अलग करना है, फीमेल्स को अलग करना है, तो ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू इट्स फ्यूचर्स। यानी कि अगर मान लो उनके बाल्स बड़े हैं, या फिर मान लो अगर उन्होंने लिपस्टिक लगाई है, या फिर मान लो उन्होंने नेल पॉलिश लगाई है, इसका मतलब ये क्या है, ये सारे फीचर्स हैं। ये मशीन को बताएंगे कि ये जो है ये एक फीमेल है, यानी कि एक लेडी है, ये कोई यहाँ पर मेल नहीं है, या फिर ये कोई यहाँ पर मैन नहीं है, ये क्या है, ये यहाँ पर लेडी है। तो ये सारे फीचर्स हैं। नेल पॉलिश लगाएंगी तो ये एक फीचर है कि ये फीमेल है, अगर लिपस्टिक है तो भी एक फीचर है कि ये फीमेल है, अगर बाल उसके जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, ये भी एक फीचर है मशीन के लिए कि ये एक फीमेल है। इसी तरीके से अगर बात करता हूँ लिपस्टिक नहीं है तो ये एक मेल है, अगर बाल छोटे हैं तो भी ये एक मेल है, अगर मान लो उन्होंने यहाँ पर नेल पॉलिश नहीं लगाई तो भी ये एक मेल है। तो ये क्या है, ये सारे फीचर्स हैं जो कि मशीन को बताते हैं, फिर मशीन इन फीचर्स से ये आइडेंटिफाई, ये क्लासीफाई करता है, मॉडल जो है ये क्लासीफाई करता है कि कौन सी फीमेल है और कौन से मेल है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्लासीफाई करता है, यानी कि अलग अलग कर देता है। मेल्स को मेल्स की कैटेगरी में डाल देता है और फीमेल्स को फीमेल्स की कैटेगरी में जो है यहाँ पर डाल देता है। तो ये कॉन्सेप्ट था भाई हमारे पास क्लासिफिकेशन का। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा डायग्राम को समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बात की थी, अगर हमें यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को समझना है, क्लासिफिकेशन को समझना है, तो उससे पहले हमें ज़रा यहाँ पर रिवाइज करना पड़ेगा लीनियर रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को। अब दोस्तों लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा था कि ये जो है ये हमें एक लीनियर रिलेशनशिप बताता है, ये हमें यहाँ पर वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप बताता है, ये कैटेगरी नहीं बताता, मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं बताता कि इतना % अगर ये हुआ तो इतना % चांस है जीतने का, अगर ये हुआ तो इतना % चांस है हारने का। ये हमें प्रोबेबिलिटी नहीं बताता, ये हमें सिर्फ कंडीशन बताता है, मतलब चेंजिंग बताता है, वेरिएशन बताता है, हमें ये प्रोबेबिलिटी नहीं बताता कि अगर इतनी % सिचुएशन ऐसी है तो जीतना पक्का है, अगर इतनी % सिचुएशन ऐसी है तो हारना पक्का है। इस तरीके से जो है ये हमें ये जो इस तरीके की जो हमारे पास चीज़ें हैं ये हमें यहाँ पर ये नहीं बताता, ये हमें सिर्फ एक लीनियर रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्योंकि आप यहाँ देखो अगर तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप है, इसके अंदर यहाँ तक ये आप देख रहे हो बाइनरी यहाँ पर जो है 0 और यहाँ पर जो है 1, मतलब आप अगर यहाँ पर देखो तो ये लीनियर रिलेशनशिप यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है। और दोस्तों ये स्ट्रेट लाइन जो है ये आपको यहाँ पर कोई प्रोबेबिलिटी यानी कि यहाँ पर जो है आपको कोई कंडीशन नहीं बता रही कि अगर ये सिचुएशन हुई तो ये होगा, अगर ये सिचुएशन हुई नहीं हुई तो ये होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको ये लीनियर रिलेशनशिप बता रहा है, मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताएगा कि सेल्स के हिसाब से या फिर प्राइस के हिसाब से सेल्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, सेल्स पे क्या इन्फ्लुएंस आएगा, ये सारी क्या, ये सारी लीनियर रिलेशनशिप है। तो लीनियर रिलेशनशिप को बताता है आपके पास यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देख रहे हो प्रिडिक्टेड वाई कैन एक्सीड 0 and 1 रेंज, यानी कि आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास या तो आपकी जो प्रिडिक्शन है वो 0 के बीच में रहेगी या फिर 1 के, या फिर 1 के ऊपर, यानी कि 1 से ऊपर नहीं जा सकती, 0 से नीचे नहीं आ सकती, 0 और 1 के बीच में जो है आपकी प्रिडिक्शन रहेगी यहाँ पर। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट लीनियर रिग्रेशन का। अभी यहाँ पर हम लोग समझते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर कंपेयर करो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन की जो लाइन है उनमें यहाँ पर क्वाइट डिफरेंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो लीनियर रिग्रेशन की लाइन है वो कंप्लीटली यहाँ पर स्ट्रेट जा रही है, लेकिन जो आपके पास यहाँ पर जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर एक कर्व आ रहा है। ये जो कर्व है इसको हम लोग यहाँ पर एस कर्व या फिर सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। तो ये जो सिग्मोइड कर्व है या फिर एस कर्व है, ये कर्व हमें बताता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि इंडिया ने अगर इतने रन बनाए तो उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर इंडिया ने इतने रन नहीं बनाए तो उसकी हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो ये क्या है, ये कर्व जो है, ये सिग्मोइड कर्व जो है ये हमें यहाँ पर बता रहा है प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर इंडिया मैच जीतेगा, उसकी अगर जीतेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, और अगर हारेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, मतलब कंडीशन के हिसाब से, मतलब रन्स के हिसाब से इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, ये जो है ये हमें यहाँ पर बताएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब क्योंकि ये क्लासिफिकेशन टाइप की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों क्लासिफिकेशन टाइप की प्रॉब्लम या फिर क्लासिफिकेशन टाइप की जो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए या फिर जो उनके यहाँ पर कंप्लीट प्रॉब्लम्स होते हैं
उनको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो कि क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है उसको यहाँ पर हम लोग काम में लेते हैं। तो सिंपली पुट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो आप यहाँ देख रहे हो जो कर्व आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये कर्व जो है ये कर्व आपको प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर बाइनरी क्लासिफिकेशन हो रही है, मतलब 0 और 1, यानी कि यहाँ से जो वैल्यूज हैं, यानी मान लो कि विराट कोहली जो है वो 25 रन बनाए, इसका मतलब इंडिया मैच हार जाएगा। इसी तरीके से विराट कोहली ने 50 रन बनाए, इसका मतलब ही जीतने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, हारने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब अगर मान लो मैं बात करता हूँ यहाँ पर विराट कोहली ने 95 या फिर 80 रन बनाए, तो इसका मतलब जैसे जैसे आप देख रहे हो रन बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे जैसे रन बढ़ेंगे इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी भी जो है वो यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम थी। ये जो आप यहाँ पर नीचे देख रहे हो ये सिग्मोइड कर्व, बीच में से जो कर्व है ये कर्व हमारे पास सिग्मोइड होता है। दोस्तों यहाँ पर जो है ये जीतने की प्रोबेबिलिटी तब डिफाइन होती है जब आपके पास यहाँ पर रन्स होंगे। अब मान लो जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया कि रन्स के हिसाब से इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ये अगर हमें जानना है तो हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। तो सिंपली पुट अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि विराट कोहली ने जो है वो यहाँ पर 50 रन बनाए, तो इसका मतलब सिंपली ये कह सकता हूँ कि इंडिया की जीतने हारने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरीके से मान लो इंडिया के रन जैसे जैसे बढ़ने लग गए, मतलब मान लो विराट कोहली ने जो है वो 95 रन बनाए, विराट कोहली ने जो है वो 80 रन बनाए, तो इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आप देख रहे हो यहाँ से जो बाइनरी क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पर एक जगह पर 0 प्रेजेंट है और एक जगह पर 1 प्रेजेंट है, तो 1 का मतलब हायर प्रोबेबिलिटी होगा और 0 का मतलब लोअर प्रोबेबिलिटी होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आप अगर यहाँ पर देखो तो हमारे पास मान लो विराट कोहली ने कितने रन बनाए, 80 रन बनाए। इसका मतलब जैसे जैसे आप देख रहे हो, अगर मैं इस कर्व को यहाँ पर डिफाइन करूँ तो आप देख रहे हो जैसे जैसे ये जो इंडिया के रन्स हैं वो यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी भी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है और वो 0 से लेके 1 तक जाएगी। अब यहाँ पर भी एक हमारे पास पॉइंट आता है कि यहाँ पर ये पॉइंट है कि आपके पास जो है सिर्फ यहाँ पर 0 और 1 के बीच में जो है वो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रहेगी, यानी कि जीतने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, हारने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ना 0 से नीचे जाएगी ना 1 के ऊपर जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। और दोस्तों लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पर कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हैं, 2 अलग अलग क्लासेस के ऊपर जो है या फिर 2 अलग अलग क्लासेस के अंदर प्रेजेंट डेटा को क्लासीफाई करते हैं उनके फीचर के हिसाब से। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन के हिसाब से लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या डिफरेंस आता है, ये हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो सिंपली समझ लिया है। तो यार कॉन्सेप्ट वाइज हमने यहाँ पर समझ लिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, अभी टाइम है उसको प्रैक्टिकली पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करने का। तो फोक्स हम लोग आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों अभी यहाँ पर हम लोग जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम को प्रैक्टिकली पाइथन के साथ करके देखेंगे। और दोस्तों एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने से पहले, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि डेटा साइंस की फील्ड में एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें कुछ बेसिक एनालिसिस करना पड़ता है, ताकि हम जो है अपने डेटा के बारे में जो कंप्लीट डिटेल्स हैं जो कि हिडन होती हैं हमारे डेटा के अंदर, जो कि पैटर्न्स होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लें। उसके बाद ही हम जो है वो एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा डेटा जो है वो रेलेवेंट रहेगा या फिर कौन से वेरिएबल्स जो है वो रेलेवेंट रहेंगे यहाँ पर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और डिपेंडेंट बनाने के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं यार अपने सेशन को। दोस्तों इसके अंदर हम लोग जो है अभी प्रैक्टिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करते हैं। और मैं आ चुका हूँ यार जुपिटर नोटबुक में, और यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को, जो कि डेटा मैनिपुलेशन और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो है वो यहाँ पर यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं कमेंट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोड अ डेटा सेट। उसके बाद में जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं पांडास को, जो कि डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो मैं करता हूँ इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो ये जो पीडी है, ये पीडी क्या है, पीडी पांडा का एलियस है। तो आप देख रहे हो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो पीडी क्या है, पीडी पांडास की शॉर्ट फॉर्म है, फिर पांडा का एलियस है। उसके बाद में भाई डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी तो हमने इंपोर्ट कर ली। एंड देन अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं सीबॉन को। तो सीबॉन जो है वो बेसिकली यहाँ पर आप मैटप्लॉटलिब का एक्सटेंशन समझ सकते हो। तो सीबॉन को जो है अभी हम लोग इंपोर्ट करेंगे एज एसएनएस। तो इंपोर्ट सीबॉन एज एसएनएस। तो एसएनएस क्या है, एसएनएस सीबॉन का एलियस है। उसके बाद में एक और डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जो कि है हमारे पास यहाँ पर मैटप्लॉटलिब। तो अभी हम लोग यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करेंगे और मैटप्लॉटलिब में से पाईप्लॉट मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज PLT।
उसके बाद में जो है अभी हमारी लाइब्रेरीज यहाँ पर हो चुकी हैं कंप्लीट। जो पांडास है वो डेटा व्रेंगलिंग के लिए यूज़ होती है, जो आपके पास सीबॉर्न है वो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होती है, और जो आपके पास मैटप्लॉटलिब है वो भी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। तो अभी जो है हम लोगों ने अपने जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज थी जो कि हमारे एनालिसिस के लिए यूज़ की जाएंगी उसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अभी हम लोग जो है सिंपली रन पे क्लिक करते हैं। तो भाई जैसे मैंने रन पे क्लिक किया आप यहाँ देख रहे हो कि मेरी लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी हैं और अभी जो है ये रेडी है हमें अपने जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं एनालिसिस के लिए प्रोवाइड करने के लिए। तो अभी जो है हमने यहाँ पर लाइब्रेरीज को तो इंपोर्ट कर लाइब्रेरी को जो है वो यहाँ पर लोड भी कर लिया और इंपोर्ट भी कर लिया। अभी टाइम है यहाँ पर डेटा सेट को लोड करने का। तो मैं यहाँ पर कॉमेंट लगा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लोड आ डेटा सेट फॉर डेटा एनालिसिस। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो कमेंट है ये मुझे यहाँ पर लगाना है, इंपोर्टिंग द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। ओके करते हैं। उसके बाद भाई मैंने यहाँ पर कमेंट लगा दिया लोड आ डेटा सेट फॉर डेटा एनालिसिस। उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर लोड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक वेरिएबल को बनाना पड़ेगा। तो मैं जो है वो वेरिएबल को यहाँ पर नाम दे देता हूँ टाइटैनिक का, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टाइटैनिक डेटा सेट के साथ जो है वो यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो उसको जो है मुझे यहाँ पर लोड करना पड़ेगा। तो सिंपली जो है मैं यहाँ पर टाइटैनिक नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ या फिर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके बाद इज इक्वल टू एंड देन मुझे पांडा का एलियस यूज़ करना है pd.read_csv एंड देन उसके बाद राउंड ब्रेसेस, उसके बाद कोड्स एंड देन उसके बाद जो है मुझे अपने डेटा फ्रेम का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है वो लिख दूंगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपने डेटा फ्रेम का नाम जो कि हो जाएगा डिफ़ॉल्ट डॉट CSV। ओके तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट को जो है वो यहाँ पर कर देते हैं बैंक, क्योंकि मेरे पास बैंक डिफ़ॉल्टर का डेटा है। तो अभी जो है मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो भाई आप जैसा कि देख रहे हो कि मैंने जो अपने डेटा सेट को यहाँ पर लोड कर दिया और मेरे पास जो है वो डिफ़ॉल्टर बैंक डिफ़ॉल्टर जो है उसका एक डेटा सेट है और डेटा सेट को जो है मैंने यहाँ पर लोड कर दिया है। अभी जो है मेरा टाइम है यहाँ पर फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड देखने का, मतलब मुझे यहाँ पर इस डेटा फ्रेम के फर्स्ट 5 रिकॉर्ड देखने हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर कमेंट लगा देता हूँ व्यू फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स। ओके तो उसके लिए जो है सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है बैंक, उसके बाद में डॉट एंड देन मुझे उसके बाद में जो है वो हेड मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो हेड मेथड क्या करेगा, हेड मेथड जो है मुझे फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड जो है वो दिखा देगा। अब ऐसे भी आप फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड देख सकते हो और अगर आपको यहाँ पर 5 लिखना है तब भी आपको जो है ये 5 रिकॉर्ड दिखा देगा। तो क्योंकि अभी हमारे पास जो है ये कॉलम है जो कि है अननेम्ड, तो ये कॉलम जो है ये हमारे डेटा फ्रेम को जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब करे। तो इसको जो है हम लोग ड्रॉप करते हैं और फिर फर्दर जो है हम लोग अपने डेटा के ऊपर कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो इसको ड्रॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर करना पड़ेगा ड्रॉप फंक्शन का यूज़। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं ड्रॉप इररेलेवेंट कॉलम। ओके तो अभी मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा मेरा वेरिएबल का नाम एंड देन ड्रॉप फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम का नाम देना है जिसको मुझे ड्रॉप करना है। तो मैं लिख दूंगा अननेम्ड और यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ और फिर मुझे यहाँ पर ड्रॉप करना है और मुझे यहाँ पर एक्सिस जो है वो देनी है 1। अब एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्सिस का मतलब ये होता है कि आप कॉलम को ड्रॉप करना चाह रहे हो या रॉ को ड्रॉप करना चाह रहे हो। अगर एक्सिस 0 है इसका मतलब ये है कि आप रॉ को ड्रॉ करना चाह रहे हो, और अगर आपके पास एक्सिस 1 है, अगर आप एक्सिस 1 देते हो तो इसका मतलब ये है कि आप कॉलम को ड्रॉप करना चाह रहे हो। तो अभी मैंने एक्सिस 1 दिया है। उसके बाद अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ गया है एक एरर। तो अभी मैंने यहाँ पर जो है वो एक्सेस दे दिया है। तो उसको देखते हैं कि एरर हमें जो है वो क्यों आया है और फिर उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं। तो हमारे कॉलम के नेम में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, हम ज़रा इसको देख लेते हैं। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पर 0 देना था और मैंने जो है वो यहाँ पर 5 दे दिया है। तो अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया आप यहाँ देख रहे हो कि हमारा जो यहाँ पर कॉलम था, आप देख रहे हो ये जो हमारा इनिशियल डेटा था इसके अंदर जो है हमारे पास ये अननेम्ड वाला कॉलम जो था वो डिफ़ॉल्ट वाले कॉलम के आगे प्रेजेंट था। लेकिन अभी आप देख रहे हो जो हमारा अभी हमने ड्रॉप करने के बाद जो हमारा डेटा फ्रेम है उसके अंदर आप देख रहे हो डिफ़ॉल्ट से जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा कॉलम, हमने अननेम्ड वाला कॉलम जो है वो सक्सेसफुली ड्रॉप कर दिया। तो अभी हमारे पास ये चीज़ें जो है वो बेसिक्स ही हैं। अभी हमने जो है
यहाँ पर देखे थे फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड। अभी हमने फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड देखे थे। इसी तरीके से हमें पाइथन प्रोवाइड करता है कि भाई आप लास्ट के 5 रिकॉर्ड भी जो है वो देख सकते हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्यू लास्ट 5 रिकॉर्ड्स। और उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे यहाँ देना है अपने ऑब्जेक्ट का या फिर वेरिएबल का नाम। उसके बाद मुझे टेल मेथड यूज़ करना है। तो मैं लिखूंगा अपने वेरिएबल का नाम, उसके बाद डॉट और फिर टेल मेथड, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा 5। अभी हम लोग उसको एंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने उसको एंटर किया, मैं देख रहा हूँ हमारे पास जो है वो लास्ट के 5 रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी जो है हमने यहाँ पर 5 के जो बेसिकली लास्ट के 5 रिकॉर्ड थे उसको भी जो है हमने यहाँ पर देख लिया है। अभी जो है हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉज भी देख लेते हैं अपने डेटा फ्रेम में। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक कमेंट लगाते हैं, व्यू नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे देना है अपने ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है बैंक। उसके बाद मुझे शेप मेथड को यूज़ करना है एंड देन एग्जीक्यूट। तो आप देख रहे हो हमारे पास 10,000 रॉज है। तो जो दो नंबर्स हैं, एक आपके पास 10,000 है और एक आपके पास 5 है। जो आपके पास यहाँ पर लेफ्ट पे है 10,000, वो यहाँ पर डिनोट कर रहा है आपके पास रॉस को, और ये जो राइट पे आपके पास नंबर दिख रहा है जो कि है 5, वो आपके यहाँ पर डिनोट कर रहा है कॉलम्स को। तो ये जो आपके पास राइट पे नंबर है वो डिनोट कर रहा है कॉलम्स को, और जो लेफ्ट पे नंबर है वो डिनोट कर रहा है यहाँ पर जो है वो रॉस को। तो 10,000 हमारे पास रॉस हैं और 5 जो है वो हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स हैं। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, तो 5 जो है वो हमारे पास यहाँ पर कॉलम प्रेजेंट है। उसके बाद में भाई हम अपने डेटा फ्रेम के बारे में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चेक आउट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा सेट। तो अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए पाइथन में हमारे पास इन्फो फंक्शन है, उसको यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ देते हैं बैंक, उसके बाद इन्फो फंक्शन एंड देन हम लोग यहाँ पर शिफ्ट प्लस इंटर। तो भाई जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस इंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो मेरी डेटा फ्रेम है उसके अंदर मेरे पास जो है वो कौन से कॉलम कैटेगोरिकल है, कौन से कॉलम न्यूमेरिकल है, वो सारी डिटेल्स मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं, और कितने कॉलम्स नॉन नल है, कितने कॉलम्स नल है, ये सारी डिटेल्स जो है वो मुझे यहाँ पर पता चल गई हैं। उसके बाद टाइम आता है यहाँ पर परसेंटाइल्स को चेक करने का, यानी कि स्टैटिस्टिक्स पैरामीटर को चेक करने का, जिसमें आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ जाएगा, मिनिमम परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, और आपके पास मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। इसी तरीके से आपके पास मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ चेक करने के लिए आपको जो है वो यहाँ पर डिस्क्राइब फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर देते हैं चेक आउट परसेंटाइल्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें देना है सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है बैंक। उसके बाद हमें लिखना है डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब फंक्शन जो है वो हमें डेटा को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। तो ऐसे हमने इसके एग्जीक्यूट कर लिया इसको। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो काउंट आ चुका है, हमारे पास मीन भी आ चुका है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल और मैक्सिमम वैल्यू। ये सारे जो है आपके पास बैलेंस और इनकम में जो है कौन कौन सी मीन वैल्यू है, कौन कौन सी स्टैंडर्ड डेविएशन वाली वैल्यू है, ये सारी जो है आपके पास यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो एक बना लिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पैरामीटर्स को जो है वो देख लिया। उसके बाद अभी हमारे पास टाइम आता है कि हम लोग को अभी ये चेक करना है कि हमारे डेटा फ्रेम में कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। तो अभी हमें देखना है कि भाई हमारे डेटा फ्रेम में कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। हम लोग लिख देंगे चेक मिसिंग वैल्यूज़। उसके बाद में जो है मिसिंग वैल्यू को चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं इज़ एन ए या फिर इज़ नल। तो उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैंक, उसके बाद लिखेंगे इज़ एन ए एंड देन उसके बाद राउंड ब्रेसेस, और फिर हमें जो है इसका सम चाहिए, हम दे देंगे सम। तो भाई हमारे पास जो है ये सारे कॉलम्स के आगे, जिन जिन कॉलम्स के आगे 0 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि उन कॉलम्स के अंदर एक भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, वो कॉलम प्रॉपर्ली यहाँ पर फिल है, उनमें सारी जो वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपर्ली इम्प्यूटेड हैं। तो ये सारी आप कॉलम्स देख रहे हो, डिफ़ॉल्ट, स्टूडेंट, बैलेंस और इनकम, इन सभी के आगे जो है आप देख रहे हो 0 प्रेजेंट है। और इसका मतलब ये है यार कि 0 जो है वो इंडिकेट कर रहा है या फिर डिनोट कर रहा है कि इस कॉलम में कोई भी मिसिंग वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद भाई हमारा यहाँ पर टाइम आता है अभी बेसिक एनालिसिस की तरफ जाने का। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डेटा व्रैंगलिंग को। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डेटा व्रैंगलिंग। ओके, तो यहाँ से हम लोग जो है अभी डेटा व्रैंगलिंग को स्टार्ट कर देंगे, शिफ्ट प्लस इंटर। तो अभी जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉलम को देख लेते हैं, तो लोड कर लेते हैं डेटा को। तो डेटा को लोड करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा बैंक डॉट हेड। ओके, तो अभी हमने जो है वो डेटा अपना लोड कर लिया है।
और अभी जो है हम लोग यहाँ पर करते हैं इसके ऊपर एनालिसिस। तो भाई सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कॉलम है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट क्योंकि आप देख रहे हो कैटेगोरिकल कॉलम है, और दोस्तों कैटेगोरिकल कॉलम के लिए हम लोग यहाँ पर बहुत केसेस के अंदर जो है वो बार प्लॉट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग जो है अभी इस कैटेगोरिकल कॉलम के ऊपर बनाएंगे एक बार प्लॉट, और दोस्तों देखेंगे कि इसमें कितनी कैटेगरीज हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन बार प्लॉट बनाने से पहले इनके विजुअलाइजेशन करने से पहले मैनिपुलेशन भी करनी पड़ेगी। तो मैनिपुलेशन के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का, फिर वेरिएबल का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम का नाम देना पड़ेगा जो कि है डिफ़ॉल्ट, एंड देन उसके बाद देना पड़ेगा यहाँ पर वैल्यू काउंट्स मेथड। तो मैं देता हूँ वैल्यू काउंट्स। ओके, तो भाई हमारे पास यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं जिसमें आपके पास डिफ़ॉल्टर। अब डिफ़ॉल्टर का मतलब ये है, नहीं कि डिफ़ॉल्टर जो होते हैं उसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा बैंक से लोन लेता है तो बैंक से लोन लेने के बाद अगर वो रीपे नहीं करता, मतलब वो जो लोन है वो लोन रीपे नहीं कर पाता, तो इसका मतलब ये है कि वो जो बंदा है वो डिफ़ॉल्टर है। और अगर वो बैंक से लोन लेता है और उसके बाद बैंक को लोन वापस भी कर देता है, तो इसका मतलब यह है कि वो जो है वो बंदा डिफ़ॉल्टर नहीं है। तो इसका मतलब आप देख रहे हो दो कैटेगरीज हैं। तो कितने लोग डिफ़ॉल्टर हैं? 333 लोग जो हैं वो डिफ़ॉल्टर हैं, और 9667 लोग जो हैं वो डिफ़ॉल्टर नहीं हैं। यानी कि 333 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से लोन तो ले लिया लेकिन वो रीपे नहीं कर पाए, मतलब वो पैसों को वापस नहीं कर पाए, लोन वापस नहीं दे पाए। लेकिन हमारे पास 9660 और 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो बैंक से लोन लिया, उसके बाद उनको रीपे कर दिया। तो ज़्यादातर जो आपके पास देख रहे हो दो कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा जो है डिफ़ॉल्टर नहीं है, और डिफ़ॉल्टर जो हैं उनकी जो आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसी चीज़ के ऊपर अभी हम लोग बनाते हैं एक बार प्लॉट। तो बार प्लॉट को बनाने के लिए मुझे यहाँ पर जो है यूज़ करना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब को। तो मैं यहाँ लिखता हूँ plt.figure। सबसे पहले मुझे फिगर साइज सेट करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ plt.figure, उसके बाद लिखता हूँ फिक्स साइज, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर 8/5 यानी कि 8 हो गई विड्थ और 5 हो गई हाइट। उसके बाद मुझे देना है plt.bar, एंड देन मेरे पास दो लिस्टें होगी, एक न्यूमेरिक लिस्ट होगी। आप देख रहे हो दो लिस्टें हैं, एक आपके पास कैटेगोरिकल लिस्ट है और एक आपके पास न्यूमेरिकल लिस्ट है। तो मुझे यहाँ पर दो लिस्ट बनानी पड़ेगी अपने बार प्लॉट को मैप करने के लिए। तो पहली लिस्ट में जो है बार प्लॉट में हमेशा ये देखिएगा बार प्लॉट में जो है कैटेगोरिकल वैल्यू पहले आती है, मतलब जो कैटेगोरिकल वैल्यू है या फिर कैटेगोरिकल कॉलम है उसको पहले दिया जाता है। लेकिन हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं। हिस्टोग्राम में क्या है, या फिर पाई चार्ट में क्या है, पाई चार्ट में पहले न्यूमेरिकल कॉलम दिया जाता है, उसके बाद जो है आपके पास कैटेगोरिकल कॉलम दिया जाता है। लेकिन जो बार चार्ट होता है, बार चार्ट में जो है पहले कैटेगोरिकल कॉलम दिया जाता है, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल कॉलम दिया जाता है। तो अभी जो है मेरे पास यहाँ पर दो कैटेगरीज है, तो मैं उनको नाम जो है फटाफट से यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मेरे पास पहली कैटेगरी है नो, और उसके बाद दूसरी जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी येस की। उसके बाद में जो है ये मेरा काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद मुझे मेरी पहली लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई। अभी दूसरी लिस्ट मुझे बनानी है, उसमें मुझे देना है अपने डेटा फ्रेम का नाम। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा अपना वेरिएबल, उसके बाद पैरेंथेसिस और फिर देना पड़ेगा कॉलम का नाम जो कि है डिफ़ॉल्ट। उसके बाद वैल्यू काउंट्स मेथड, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कलर को। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास कैटेगरीज आ गई और ये मेरे पास जो है वो न्यूमेरिकल कॉलम आ गया। तो क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ दो कैटेगरीज हैं तो मैं यहाँ पर दे दूंगा पैरेंथेसिस में 0 to 2, यानी कि मेरे पास दो कैटेगरीज हैं। उसके बाद कलर, तो कलर जो है मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक जो है वो हम लोग यहाँ पर ब्लू देते हैं और एक जो है वो हम लोग यहाँ पर ऑरेंज दे देते हैं। ओके, तो फाइनली हमारा जो ये बार प्लॉट है वो यहाँ पर बन चुका है। अभी जो है हम लोग यहाँ पर टाइटल ऐड करना है। तो टाइटल ऐड करने के लिए plt.title फंक्शन यूज़ करना है, और उसके अंदर जो है मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ बैंक डिफ़ॉल्टर। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ बैंक डिफ़ॉल्टर। ओके, तो मैंने टाइटल दे दिया बैंक डिफ़ॉल्टर। उसके बाद जो है अभी हम लोग इसको शो करवाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम शो करवाते हैं plt.show फंक्शन से। तो भाई जैसे हमने किया आप देख रहे हो हमारे पास जो है वो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सा जो है वो एक बार प्लॉट बनकर आ चुका है। और इसमें जो है अभी हम लोग यहाँ पर एक ग्रिड को भी ऐड करते हैं। तो sns.set, उसके बाद जो है अभी हम लोग उसको एंटर करते हैं। इसको अभी हम लोग यहाँ पर ओके।
तो भाई जैसे हमने यहाँ पर इंटर किया, आप देख रहे हो ग्रिड भी जो है वो हमारे साथ में यहाँ पर आ चुकी है। तो आप देख रहे हो मैंने टाइटल दिया था बैंक डिफॉल्टर, और आपके पास 2 कैटेगरी। तो सबसे ज़्यादा लोग जो है वो आपके पास नो, यानी कि जो सबसे ज़्यादा लोग हैं आप देख रहे हो ऑलमोस्ट जो है आपके पास, आपने यहाँ पर देखा कि ऑलमोस्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर 9667 लोग हैं और 10,000 से कम है। लेकिन अगर बात करता हूँ येस वाले की, यानी कि जो डिफ़ॉल्टर हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो आपके पास ऑलमोस्ट 300 के आसपास दिख रही है, मतलब 333 के आसपास जो है लोग ऐसे हैं जो कि डिफ़ॉल्टर हैं। और आपके पास जो 9,967 जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि डिफ़ॉल्टर नहीं है। तो हमने जो है सक्सेसफुल यहाँ पर एक बार प्लॉट को जो है वो बना लिया। अभी टाइम है यहाँ पर दूसरे कॉलम के लिए। तो अभी हमारे पास स्टूडेंट वाला कॉलम है और ये भी एक कैटेगोरिकल कॉलम है। तो अभी इसके लिए भी जो है हम लोग यहाँ पर मैनिपुलेशन करते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा अपने वेरिएबल का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस, एंड देन उसके बाद जो है मुझे कॉलम का नाम देना है जो कि है स्टूडेंट, एंड देन उसके बाद जो है वैल्यू काउंट्स, एंड देन इस बार जो है मैं सम को यूज़ करूँगा। तो मैं लिखता हूँ सम, ताकि मुझे ओवरऑल सारे सम्स मिल जाएं। तो भाई टोटल हमारे पास यहाँ पर 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, और 10,000 रिकॉर्ड्स में से अभी अगर हम यहाँ पर चेक करें तो इसमें भी हमारे पास यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं। अब 2 कैटेगरीज में हमारे पास जो नो है, यानी कि इनमें से कितने स्टूडेंट हैं। अब मान लो डिफ़ॉल्टर होगा, बैंक के अंदर कोई लोन लेता है, अब उसमें से कितने लोगों ने लोन लिया और उन कितने लोगों में से कितने लोग स्टूडेंट थे वो देखेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो 7,000 लोग जो हैं वो स्टूडेंट नहीं हैं, और 2,000 लोग, मतलब ऑलमोस्ट जो है 2,944 लोग ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट हैं। यानी कि जिन नंबर के आगे येस है इसका मतलब वो स्टूडेंट है, और जिन नंबर्स के आगे आपके पास नो है इसका मतलब वो स्टूडेंट नहीं है। तो स्टूडेंट नहीं है इसका मतलब डिफ़ॉल्टर नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन स्टूडेंट हो सकता है कि स्टूडेंट हो डिफ़ॉल्टर भी हो सकता है स्टूडेंट हो डिफ़ॉल्टर नहीं हो। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बस ओवरऑल आप यूँ समझ लो कि आपके पास स्टूडेंट जो है वो नो है, इसका मतलब 7,000 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है, और जो आपके पास स्टूडेंट हैं वो सिर्फ 2,000 है, मतलब 2,944 जो है वो आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर कैटेगरीज। अभी हम लोग जो है यहाँ पर SNS के काउंट प्लॉट को यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे SNS.set, और उसके बाद फिगर सेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे RC, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग देंगे डिक्शनरी को, और इसमें लिख देंगे फिगर डॉट फिक्स साइज, एंड देन उसके बाद कोलन, उसके बाद मुझे फिगर साइज सेट करें। तो मैं इसको भी जो है वो यहाँ पर 8/5 दूंगा। और अभी जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ SNS.count plot, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बैंक, और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पर दे दिया स्टूडेंट, और उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी जो है हम लोग यहाँ पर जो है इसको अभी हम लोग यहाँ पर शो करवाएंगे। तो मैं शो करवाने से पहले इसको टाइटल भी दे देता हूँ। तो मैंने दिया PLT.title, और टाइटल जो है वो हम लोग यहाँ पर दे देंगे डिफ़ॉल्टर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम दे देते हैं डिफ़ॉल्टर स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग दे देंगे यहाँ पर SNS.set ग्रिड, तो हमने ऐड कर दी PLT.show। तो अभी आप यहाँ देखो तो आपके पास जो है यहाँ पर एक बार प्लॉट बनकर आ चुका है। और दोस्तों इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं। आप देख रहे हो नो वाले, यानी कि जो स्टूडेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब बहुत से लोग हैं ऐसे जो कि स्टूडेंट नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पर 7,000 के आसपास जो है वो लोग हैं, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर मैनिपुलेशन टाइप देखो तो आप यहाँ देख रहे हो 7,056 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो कि यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है। और अगर आप यहाँ पर नीचे आते हो तो 3,000 के आसपास ऑलमोस्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर 2,944 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट हैं यहाँ पर। तो अब स्टूडेंट हैं और डिफ़ॉल्टर नहीं है, तो ये हम कंफर्म तरीके से नहीं कह सकते। हो सकता है कि स्टूडेंट हो और डिफ़ॉल्टर भी हो, या फिर हो सकता है स्टूडेंट हो डिफ़ॉल्टर ना हो। तो ये काफ़ी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास यहाँ पर निकल के आ जाती हैं। तो ये हो गया भाई हमारे दूसरा कॉलम के लिए। अभी टाइम है हमारे पास यहाँ पर बैलेंस को देखने का। तो क्योंकि बैलेंस एक न्यूमेरिकल एंट्री, और दोस्तों न्यूमेरिकल एंट्री के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पर हिस्टोग्राम को बनाते हैं। तो अभी हम लोग जो है मैनिपुलेट करते हैं सबसे पहले इसको। तो हम लोग यहाँ पर देंगे बैंक, उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके बाद दे देंगे कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम जो है वो वेरीफाई कर लेते हैं। तो कॉलम का नाम जो है भाई हमारे पास है बैलेंस। तो अभी हम लोग यहाँ पर देते हैं बैलेंस। उसके बाद में वैल्यू काउंट्स मेथड, तो यहाँ पर मैं देता हूँ वैल्यू काउंट्स। तो हमारे पास जो है भाई ये कंप्लीट वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको सम करते हैं।
तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 10,000 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 10,000 वैल्यूज़ हैं। तो इसको जो है भाई हम लोग ने यहाँ पर सम कर दिया। ओके, तो भाई हमारे पास जो है यहाँ पर टोटल ये वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और आप देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ जो है वो प्रेजेंट है और पॉइंट्स के अंदर है। तो क्योंकि हम लोग पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज़ यानी कि न्यूमेरिकल कॉलम है, तो उसके लिए जो है ऑब्वियसली हमें जो है वो यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। तो अभी हमने देख लिया भाई हमारे पास जो है वो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं। तो ऑलमोस्ट 500 के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पर उनका कोई बैलेंस ही नहीं है, मतलब उनका बैलेंस जो है वो कम्प्लीटली ज़ीरो है। और आपके पास ये देख रहे हो एक एक लोग जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है जिनका इतना बैलेंस जो है, मतलब आप देख रहे हो 1500 बैलेंस जो है वो 1% का है, फिर 1200 बैलेंस जो है वो 1% का है। इस तरीके से जो है आपके पास बैलेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अभी जो हम लोग इसके ऊपर एक हिस्टोग्राम बनाते हैं, तो उसके लिए जो है sns.histplot यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद जो है मुझे देना पड़ेगा अपने कॉलम का नाम जो कि हो जाएगा बैंक, एंड देन उसके बाद जो है मैं दूंगा बैलेंस, और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना है कलर को, एंड कलर जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ ग्रीन। उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर टाइटल भी ऐड करना है, तो plt.title, और टाइटल में जो है हम लोग यहाँ पर दे देंगे डिफ़ॉल्टर बैलेंस, हम लोग यहाँ पर दे देंगे डिफ़ॉल्टर। उसके बाद जो है plt.show। तो भाई जैसे हमने किया आप देख रहे हो हमारे पास हिस्टोग्राम भी जो बन गया, और ये क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम आप देख रहे हो क्यूमुलेटिव शेप आ रहा है इसका जो शेप है वो क्यूमुलेटिव शेप है। और दोस्तों इसके अंदर आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा लोग, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो 650 के आसपास, फिर मान लो 600 जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 700 के आसपास जो है वो लोग होंगे। और वो लोग जो हैं वो उनका बैलेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, मतलब उनका बैलेंस आप देख रहे हो ऑलमोस्ट यहाँ पर ज़ीरो है। और आपके पास उससे बाद में जो टॉप हाईएस्ट कैटेगरी है वो उसका बैलेंस जो है वो ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो यहाँ पर 1000 के जो है वो अंडर आ रहा है, मतलब लेस देन 1000 है। तो ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो 600 या फिर 700 के आसपास जो है उनका बैलेंस जो है वो यहाँ पर होगा। तो ये हमारे पास हो गया भाई एक हिस्टोग्राम, और इस हिस्टोग्राम को जो है हमने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया। आप देख रहे हो ये जो आपके पास बिन्स हैं, इन बिन्स की विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर हम चाहें तो इनके अंदर जो है हम लोग एज कलर भी जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एज कलर को भी ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एज कलर, और एज कलर जो है मान लो मैं यहाँ दे देता हूँ ब्लैक। तो अभी आपको जो है और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल्स मिल रही होंगी। तो अभी आप देख रहे हो हमने जो है यहाँ पर इसकी आउटलाइन भी जो है वो ऐड कर दी, और इसकी आउटलाइन हमने यहाँ पर ब्लैक कलर की कर दिया है। तो क्यूमुलेटिव शेप है, और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी उन लोगों की है जिनका कोई बैलेंस ही नहीं है, मतलब उनका बैलेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो ये जो है ऑलमोस्ट 650 के आसपास जो है वो लोग हैं, और जिनका है बैलेंस उनकी जो यहाँ पर डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर कॉलम बैलेंस वाले के लिए। अभी दूसरा न्यूमेरिकल कॉलम है इनकम, उसको भी जो है अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो उसको भी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पर बनाना पड़ेगा उसको, और यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद कॉलम का नाम देना पड़ेगा। तो कॉलम का नाम जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, हम कॉलम का नाम वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, तो कॉलम का नाम है भाई हमारे पास यहाँ पर इनकम। तो अभी हम लोग यहाँ पर देते हैं इनकम, उसके बाद देंगे वैल्यू काउंट्स, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर देंगे वैल्यू काउंट्स फंक्शन, और देन अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है बैलेंस मतलब 24,393 जो है इतना बैलेंस है एक पर्सन का। सभी लोग जो है वो 1%, मतलब एक पर्सन जो है उनका बैलेंस जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, मतलब अराउंड 10,000 के आसपास जो है वो बैलेंस है। आप देख रहे हो यहाँ पर 24,000, फिर 53,000, 36,000। अब ये बैंक डिफ़ॉल्टर है या नहीं ये कंफर्म नहीं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टूडेंट हो गए तो ऐसा नहीं सोच सकते कि जो है वो डिफ़ॉल्टर नहीं होंगे। तो इनमें जो है वो इनकम इनकी इतनी ज़्यादा है, अब ये बैंक डिफ़ॉल्टर है या नहीं इसकी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर कंफर्म नहीं है। तो इन सभी का जो है आपको यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है 24,393 बैलेंस 1%, 53,542 ये भी 1%। इस तरीके से जो है आपको बहुत सारे जो बैलेंस है वो आपको यहाँ पर बेसिकली इनकम है उनकी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये आपके पास जो है वो ग्रॉस इनकम हो सकती है, ठीक है। ये आपके जो बैलेंस होगा उस बैलेंस में डिडक्ट होने के बाद में आपकी जो इनकम है यानी कि ग्रॉस इनकम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर इनकम वाला कॉलम। उसके बाद में भाई अभी हम लोग उसको यहाँ पर थोड़ा जो है वो यहाँ पर विजुलाइज भी कर लेते हैं। तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर
मैटप्लॉटलिब यूज़ करनी पड़ेगी, तो मैं लिखता हूँ plt.hist। उसके बाद यहाँ पर लिख दूंगा कॉलम का नाम जो कि है बैंक, उसके बाद दे दूंगा बेसिकली यहाँ पर वेरिएबल का नाम, उसके बाद मैं दे दूंगा यहाँ पर इनकम जो कि हो जाएगा कॉलम का नाम। उसके बाद यहाँ पर कलर भी दे देते हैं, तो कलर जो है इस बार मैं यहाँ पर दे देता हूँ रेड। और अभी जो है हमें टाइटल ऐड करना है, तो टाइटल ऐड करने के लिए plt.title। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर दे देंगे स्टूडेंट इनकम। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ देंगे स्टूडेंट इनकम। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर दे देंगे ग्रिड को भी, तो sns.set एंड देन उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर शो करवा देंगे इसको। ओके भाई, तो जैसे ही हमने यहाँ पर शो करवाया, आप यहाँ देख रहे हो हमारा काफ़ी खूबसूरत सा जो है यहाँ पर एक हिस्टोग्राम जो है वो यहाँ पर बन चुका है। और अभी जो है हम लोग इसको और डिटेल में देखने के लिए एक ग्रिड कलर भी जो है वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो मैं जो है वो यहाँ पर येलो कलर को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो अभी मैंने जो है यहाँ पर येलो कलर ऐड कर दिया। अब यहाँ देख रहे हो अभी और डिटेल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास जो है ऑलमोस्ट जो सबसे ज़्यादा कम, मतलब आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा कम जो है वो बैलेंस किसका है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा कम जो है वो 24, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो कम 24,393 जो है वो बैलेंस है। उसके बाद सेकंड पे जो है वो आपके पास 53, मतलब सेकंड बार जो 53 के आसपास जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो काउंट्स है ये ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो 760 तक या फिर 780 तक जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और सबसे हाईएस्ट यानी कि आप देख रहे हो इस वाले बिन्स को अगर आप देखो तो इसका जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 700, आपके पास जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1800 के आसपास, समझ लो 1800 के आसपास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, या फिर मान लो 750 या फिर मान लो 1800 जो है वो ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर हिस्टोग्राम जो कि हमने यहाँ पर बना लिया था इनकम वाले कॉलम पे। तो भाई हमारे पास जो है वो बेसिक डेटा एनालिसिस तो हमने यहाँ पर कर लिया। अभी टाइम है यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करने का। तो अभी जो है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक कमेंट, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक कॉमेंट लगा देता हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद में जो है अभी यहाँ पर हमें जो है डेटा को एक बार और जो है वो लोड करना पड़ेगा, ताकि हम जो है उसके एक वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को देख सकें। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर हेड मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ हेड, और ये डेटा सेट जो है वो हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। तो अभी जो है हमारे पास डेटा सेट जो है वो यहाँ पर आ चुका है। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर, क्योंकि अभी जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम वो एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, वो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की कैटेगरी में आता है। और दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग इसके थ्रू सिर्फ क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, रिग्रेशन नहीं कर सकते। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स को यूज़ करना पड़ेगा अपने इस डेटा फ्रेम में से। एक को हम इंडिपेंडेंट बनाएंगे और एक को हम डिपेंडेंट बनाएंगे। और जिसको डिपेंडेंट बनाएंगे वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हेल्प लेके प्रिडिक्शन देगा, और हमें जो है फाइनल आउटपुट जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि जो आपके पास यहाँ पर डिफ़ॉल्टर है, डिफ़ॉल्टर वाला कॉलम देख रहे हो आप, और आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर आप ये वाला कॉलम देख रहे हो, मतलब बैलेंस के हिसाब से। तो आप देख रहे हो अगर इनकम के हिसाब से या फिर मान लो बैलेंस के हिसाब से, तो इनमें से अगर हम यहाँ पर एक कॉलम को इंडिपेंडेंट बना दें तो आप देख रहे हो इनकम या फिर बैलेंस। तो मान लो इनकम के हिसाब से कौन सा बंदा डिफ़ॉल्टर है या फिर नहीं है, या फिर मान लो इनकम के हिसाब से कौन सा बंदा स्टूडेंट है या फिर नहीं, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो कैटेगोरिकल है। आप देख रहे हो कैटेगरीज है, दो क्लासेस हैं, एक नो एक येस। तो आप ये देख रहे हो मैं जो है अभी बनाता हूँ यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाएंगे, तो उसको हम नाम दे देते हैं एक्स में, और उसको जो है अभी हम लोग यहाँ पर स्टोर करवाएंगे एक्स वाले वेरिएबल में। और मैं जो डबल पैरेंथेसिस के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, उसके थ्रू रिजल्ट पता चलता है, मतलब उसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो पता चलता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनकम। तो इनकम के हिसाब से जो डिफ़ॉल्टर स्टूडेंट या फिर कोई भी पर्सन है वो डिफ़ॉल्टर है या फिर नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो क्योंकि आप देख रहे हो रिजल्ट जो है वो मैं जानना चाह रहा हूँ कैटेगरी वाइज, यानी कि क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ मैं। तो इनकम के हिसाब से जो आपके पास कोई भी पर्सन होगा या फिर कोई भी कस्टमर होगा वो डिफ़ॉल्टर है या फिर नहीं है। तो जो इनकम है वो मेरा इंडिपेंडेंट कॉलम हो जाएगा, और
जिसके थ्रू मैं जानना चाह रहा हूँ, और जो मेरा डिपेंडेंट कॉलम होगा जिसको मैं जानना चाह रहा हूँ, यानी कि जिसको जानना चाह रहा हूँ, तो वो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पर हो गया कॉलम। तो जो मेरे पास इनकम है वो मेरे पास इंडिपेंडेंट कॉलम हो गया, और जो मेरे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है वो मेरे पास हो गया डिपेंडेंट वाला वेरिएबल। तो अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद में जो है अभी हमारे पास दो वेरिएबल्स बन गए। अभी जो है हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर sklearn को यूज़ करना पड़ेगा, scikit-learn लाइब्रेरी। तो मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम sklearn import फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सेलेक्शन। तो मॉडल सिलेक्शन जो है वो एक सब मॉड्यूल है जो कि आता है आपके पास scikit-learn लाइब्रेरी में। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सेलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। सबसे पहले scikit-learn लाइब्रेरी के अंदर आपके पास एक सब मॉड्यूल होता है जो कि होता है मैटप्लॉटलिब, जो कि होता है आपके पास मॉडल सिलेक्शन। उसके बाद उसके अंदर एक मेथड होता है जो कि होता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ स्प्लिट, और उसके बाद अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो ये हमारी लाइब्रेरी लोड हो रही है। ओके भाई, तो हमारी लाइब्रेरी जो है यहाँ पर सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। तो अभी जो है हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस वाइज रिजल्ट बनाना पड़ता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देंगे एक्स ट्रेन। तो सबसे पहले मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट जो कि हो जाएगा एक्स ट्रेन। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट जो कि हो जाएगा एक्स टेस्ट। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट जो कि हो जाएगा वाई ट्रेन, और उसके बाद आ जाएगा मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट जो कि हो जाएगा वाई टेस्ट। तो मैं यहाँ दे दूंगा वाई टेस्ट। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड। तो मैं देता हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। उसके बाद में जो है मुझे दो वेरिएबल्स देने हैं जो कि मेरे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स है, मैं दे देता हूँ, और जो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल वो वाई है वो भी मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दे दिया एक्स कमा वाई। उसके बाद में जो है मुझे स्प्लिट रेशो, बेसिकली मुझे टेस्ट साइज देना पड़ेगा। तो टेस्ट साइज जो है वो मेरा देना पड़ेगा। तो टेस्ट साइज क्या करेगा, टेस्ट साइज मेरे मॉडल को डिवाइड करेगा कि कितने रिकॉर्ड जो हैं वो मुझे भेजने हैं ट्रेनिंग सेट पे, यानी कि कितने जो आपके पास रिकॉर्ड्स हैं उस पर मशीन को ट्रेनिंग देनी है, ट्रेन करना है, और कितने ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिस पे मशीन टेस्ट प्रोवाइड करेगी, यानी कि मशीन प्रिडिक्शन प्रोवाइड करेगी। तो मैं यहाँ देता हूँ टेस्ट साइज 0. मैं दे देता हूँ यहाँ पर 35। तो 0.35 का मतलब है कि 30% रिकॉर्ड जो है वो जाएंगे टेस्टिंग सेट में, और बाकी के जो 70% रिकॉर्ड है वो जाएंगे आपके पास ट्रेनिंग सेट में। तो हमने जो है यहाँ पर बना लिया कि भाई हमारे पास जो यहाँ पर 30% रिकॉर्ड है वो चले जाएंगे यहाँ पर टेस्टिंग सेट में, और जो बाकी के 70% रिकॉर्ड्स हैं वो जाएंगे यहाँ पर टेस्टिंग सेट में, बेसिकली ट्रेनिंग सेट में। तो उसके बाद जो है अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हो गया भाई हमारे पास एग्जीक्यूट। अभी जो है हम लोग इसके सबसेट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सबसेट, उसके बाद देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के सबसेट। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इनके सबसेट्स को। तो सबसेट को देखने के लिए भाई हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर xtrain डॉट हेड, और उसके बाद हम लोग ने देख लिया xtrain डॉट हेड। तो हमने यहाँ देख लिया। तो यह हो गया भाई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट का सबसेट। उसके बाद आ जाएगा भाई एक्स टेस्ट जो कि हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टेस्टिंग सेट। तो यहाँ आ जाएगा एक्स टेस्ट। उसके बाद आ जाएगा भाई हमारे पास यहाँ पर एक्स ट्रेन भी हो गया, एक्स टेस्ट भी हो गया। अभी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर वाई ट्रेन डॉट हेड, और हम लोग यहाँ देते हैं डॉट हेड। तो ये आ गया भाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट जो कि हो जाएगा एक्स टेस्ट डॉट हेड। ओके भाई, तो ये आ गया हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट। अभी टाइम है यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करने का। तो उसके लिए हमें scikit-learn दोबारा से जो है वो यहाँ पर लानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास scikit-learn लाइब्रेरी है उसमें सब मॉड्यूल है जो कि है लीनियर मॉडल, और उसके अंदर हमारे पास एक मेथड है जो, या फिर एक एल्गोरिथम है जो कि है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के जो आपके पास स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर्स हैं या फिर दो अल्फ़ाबेट्स हैं, उन दोनों को आपको कैपिटल रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इनको स्मॉल रखेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉजिस्टिक, उसके बाद लिख देता हूँ रिग्रेशन, और इनके बीच में जो है आपको कोई गैप भी नहीं देना।
उसके बाद इंपोर्ट करते हैं। तो भाई हमने जो है इसको यहाँ पर सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लिया है अपने एल्गोरिदम को। अभी टाइम है यहाँ पर इसके एक इंस्टेंस बनाने का। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो मैं लिखता हूँ LGM, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसके बाद राउंड बेसिस। तो ये हमारा बन गया भाई एक इंस्टेंस। उसके बाद अभी मॉडल को फिट भी करना है, तो मॉडल को फिट करेंगे अभी हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे LGM, उसके बाद लिखेंगे डॉट फिट। और फिट किस पे करेंगे? फिट करेंगे हम X ट्रेन और Y ट्रेन, जो कि हमारे ट्रेनिंग सेट्स हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे X ट्रेन और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर Y ट्रेन। अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो कि हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पर फिट हो चुका है और हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है। उसके बाद अभी हमारा टाइम है, हमने मॉडल को भी जो है वो यहाँ पर फिट कर दिया। अभी हमारा टाइम है यहाँ पर प्रिडिक्शन का। तो अभी प्रिडिक्शन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट जिसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे YPRED का, जो कि हमारी जिसमें हमारी प्रिडिक्शन स्टोर रहेगी। तो हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है y_pred और इसके अंदर जो है हमने स्टोर करवा दिया प्रिडिक्शन को। तो हम लोग यहाँ पर देंगे LGM, उसके बाद लिख देंगे डॉट प्रिडिक्ट। उसके बाद प्रिडिक्ट करेंगे हम X टेस्ट पे और अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा वेरिएबल जो बन गया। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे एक्चुअल रिजल्ट को और हमारे प्रिडिक्ट रिजल्ट को। तो मैं कमेंट लगा देता हूँ और अभी हम लोग यहाँ पर देते हैं एक्चुअल रिजल्ट और अभी हम लोग एक्चुअल रिजल्ट। तो एक्चुअल रिजल्ट है हमारा Y टेस्ट में, यानी कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो Y टेस्ट में है। तो ये हमारे पास आ गया। हम लोग इसकी 5 वैल्यूज़ देख लिए। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रिडिक्टेड वैल्यू, फिर कंपेयर करेंगे। तो अभी प्रिडिक्टेड वैल्यू भी देख लेते हैं। तो प्रिडिक्टेड रिजल्ट देखते हैं। प्रिडिक्टेड रिजल्ट, तो हम लोग यहाँ दे देंगे YPRED डॉट YPRED, उसके बाद दे देंगे यहाँ पर 5 तक। तो भाई हमने जो है यहाँ पर एकदम करेक्टली क्लासिफाई किया, यानी कि हमारा जो मॉडल है वो एकदम प्रिसाइजली जो है इसने यहाँ पर प्रिडिक्शन प्रोवाइड किया। आप देख रहे हो जो आपके पास यहाँ पर जेन्युइन रिजल्ट है, यानी जो एक्चुअल रिजल्ट है, जो ओरिजिनल रिजल्ट है, उसकी प्रिडिक्शन और हमारी जो मशीन की प्रिडिक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम, यानी कि बिल्कुल प्रिसाइजली जो हमारे मॉडल ने सारी की सारी वैल्यूज़ को करेक्टली क्लासीफाई कर दिया है। अब यहाँ देख रहे हो मेरा जो एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि मेरा जो एक्चुअल वैल्यू है वो 9 है, मेरे मॉडल ने भी प्रिडिक्ट किया है 9 है। उसके बाद मेरा एक्चुअल वैल्यू आप देख रहे हो 9 है, मेरे मशीन ने भी प्रिडिक्ट किया है 9 है। इसी तरीके से आप देख रहे हो सारे वैल्यूज़ एक्चुअल 9 है और मेरे सारे जो प्रिडिक्शन है, जो मशीन ने मुझे प्रोवाइड किए वैल्यूज़, वो भी सब के सब जो है वो यहाँ पर 9 है। यानी कि मेरे मशीन जो है उसने एकदम 100% जो है वो यहाँ पर एक्यूरेटली यहाँ पर एल्गोरिथम ने जो है हमने उसको इम्प्लीमेंट किया और उसने हमें एकदम प्रिसाइजली जो है वो यहाँ पर क्लासीफाई करके दे दिया है। तो हमने जो है भाई सक्सेसफुली लॉजिस्टिक रिग्रेशन को जो है वो इंप्लीमेंट कर लिया। अभी हम लोग इसके ऊपर एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाएंगे ताकि हम लोग उसकी एक्यूरेसी को फाइंड कर सकें कि हमारे पास 100 में से कितने % एक्यूरेट जो है हमारे मॉडल ने क्लासीफाई किया है। तो अभी जो है उसके लिए हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा scikit-learn को। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, उसके बाद लिखेंगे इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ देते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर हम दे देते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ओके, तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा Y टेस्ट जिसमें हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी और YPRED जिसमें हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज थी, यानी कि मशीन की वैल्यू थी। तो भाई ये हमारे पास यहाँ पर एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन गया। तो इस डायगोनल को आपके पास इसमें 2 डायगोनल है, एक राइट डायगोनल है और एक लेफ्ट डायगोनल है। ये जो राइट डायगोनल है आप देख रहे हो, ये जो राइट डायगोनल है, ये राइट डायगोनल रॉन्ग क्लासिफाइड वैल्यू बता रहा है। मतलब ये वो वैल्यूज़ बता रहा है जो कि हमारे मशीन ने गलत प्रिडिक्ट किया है या फिर गलत क्लासीफाई किया है। और ये जो आप लेफ्ट डायगोनल देख रहे हो, ये जो आप लेफ्ट डायगोनल देख रहे हो, ये लेफ्ट डायगोनल हमें बता रहा है कि कितना आपके मॉडल ने कितने वैल्यू जो है वो करेक्टली क्लासीफाई किया है। तो आप जो यहाँ लेफ्ट डायगोनल देख रहे हो, ये लेफ्ट डायगोनल हमें बता रहा है करेक्ट क्लासीफाइड वैल्यूज़, और ये जो राइट डायगोनल है ये हमें बता रहा है रॉन्ग क्लासीफाइड वैल्यूज़। तो अभी हम लोग जो है इसके अंदर एक्यूरेसी को फाइंड आउट करते हैं। तो एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर एक्यूरेसी स्कोर को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम जो है इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ दे देंगे 3374 प्लस, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा 0 एंड देन डिवाइडेड बाय सम ऑफ
ऑल वैल्यूज़, यानी कि 3374 प्लस 126 प्लस 0 प्लस 0 इंटर। तो भाई ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 96%, मतलब हमारे मॉडल ने जो है 100 में से 96% जो है वो एकदम करेक्टली जो है क्लासीफाई किया है, मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 4% कम है, वरना हमारा मॉडल एकदम एक्यूरेट हो जाता। आप देख रहे हो हमारे जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की आई है और 96% एक्यूरेसी हमारे पास जो है वो यहाँ पर देखने को मिल गई है। तो मैं जो है यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी लिख देता हूँ, हमारी एक्यूरेसी जो है वो आई है यहाँ पर 96%। तो भाई हमारे मॉडल ने जो है वो 96% जो है वो एकदम करेक्टली क्लासीफाई किया है कि जो डिफ़ॉल्टर है या फिर वो नहीं है। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, और हमारे मॉडल ने एकदम प्रिसाइजली क्लासीफाई करके हमें प्रोवाइड कर दिया हमारा रिजल्ट, और हमारी जो एक्यूरेसी आई है वो आई है 96%, यानी कि 100% में से 96% हमारे मशीन ने एकदम करेक्टली क्लासीफाई कर दिया है हमारे डेटा वैल्यूज़ को या फिर हमारे वेरिएबल्स को। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट। हो दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें समझ ली और हमने प्रैक्टिकली पाइथन के साथ इसका एक डेमो भी देख लिया, और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यहाँ पर वाइंड आउट कर लिया। तो फोक्स ये हो गया सेशन हमारे पास इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। बाकी आने वाले सेशन के अंदर हम लोग और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के साथ में डील करेंगे, कॉन्सेप्चुअल बेसिस समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली भी पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी तक के लिए फोक्स इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।